बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। संडे आ गया और हम फिर आ गए हैं रोशन पाकिस्तान की एक न्यू एपिसोड लेके, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नए सवालात के साथ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, अपने गेस्ट का तारुफ कराते हैं। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं रेहानुद्दीन सिद्दीकी इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुहाफ़िज़ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आपके साथ हैं डॉक्टर फैज़ान, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। आपका। और आपके साथ फैज़ान हुसैन भी मौजूद हैं, एक और फैज़ान हुसैन मौजूद हैं जो कि हैं चेयरमैन ऑल कराची बाइक राइडर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप फैज़ान? वेलकम टू द शो। और जनाब आपके साथ मौजूद हैं समी शेख साहब, CEO ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप समी? आपको भी अक्सर व बेशतर हम अपने शो पे देखते रहते हैं। आप तभी सभी को खुशामदीद कहते हैं और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से आज बात होगी, चालान के हवाले से भी आज बात होगी। और मेरे साथ आपको आज एक और यहाँ पर होस्ट भी नज़र आ रही हैं, को होस्ट मेरी मदीहा बख्शी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। चलते हैं जनाब मेहमानों की जानिब। और रेहानुद्दीन सिद्दीकी भाई सबसे पहले यहाँ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूँगी कुछ जो हमारा आज का टॉपिक है वो ई चालान के हवाले से भी है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से रेहान? देखिए, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अख्तियार की है वो सही है, मगर इस पॉलिसी को राइज करने से पहले हुकूमत को चाहिए था कि पहले वो फैसिलिटीज़ तो आवाम को फराहम कर दे जो आवाम के पास मैसर नहीं है। बिल्कुल। ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गैस है और टूटे हुए रोड। बिल्कुल ऐसा ही है। मुंह बोलते सबूत है इस शहर का। अब कुछ रोड बनना शुरू हुए, मगर ये जो चालान का मामला आया ना, ये चालान चले बिल्कुल हम समझते हैं कि बिल्कुल सही कहा गवर्नमेंट ने और सही काम किया, मगर आप ये तो देखें कि रोड के ऊपर ना तो कोई जेब्रा क्रॉसिंग है, ना तो कोई रेड लाइन है, ना तो कोई येलो लाइन है, ना कोई वाइट, कोई भी निशानात रोड पर मौजूद हमारे पूरे शहर में नहीं है जी। पहले आप उसको तो नराइज करें, उसके बाद फिर आप इस चालान की तरफ आएगा। आप इंटरनेशनल तौर पे सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छे सोच रहे हैं और सही लेके जा रहे हैं, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ हमें इस बात से है कि ये गरीब आदमी जो 30,000 रुपये तनख्वाह कमाता है वो 10,000 रुपये का टैक्स आपको कैसे देगा? आप मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं? मतलब चोरी डकैती और दूसरे रास्तों की तरफ आवाम को ले जाना चाहते हैं, तो आप आवाम को इस टैक्स की वजह से कहीं और ले जाएंगे। जो शहर के 2012 और 11 में हालात थे, ऐसा ना हो कि वापसी वो हालात शहर में हो। वो इसी बुनियाद पर होते हैं कि जब आप देखते हैं कि एक बेरोजगार आदमी जब उसके घर में भूख और प्यास होती है तो मजबूरन उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि ये पहले रोडों को, और जो रोडों पे सिग्नल लगे वो तक तो है नहीं रोडों के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पहले आप करें, उसके बाद आप टैक्सेस की तरफ आए और उनको चालान दें तो आपको समझ में आएगा। मैं तो इस चालान से बिल्कुल ही मतलब तवाक करता ही नहीं। अच्छा। इस बात पे करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही प्लान बनाया कि भाई ठीक है पाकिस्तान में होना चाहिए, दुनिया में है, मगर पाकिस्तान के अलावा दुनिया में फिर रोड भी तो ऐसे हैं, वहाँ कानून भी तो ऐसे, वहाँ सब कुछ भी तो वैसा तो लाए आप, फिर आप बनाए तो समझ में आता है चालान का। बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि किसी ने गरीबों पे मतलब जुल्म कर दिया। हाँ। पहले कम देखिए, पहले भी कितना जुल्म नहीं हो रहा है, पहले भी जुल्म तो पहले से चल रहा है ना। रोड हमारे शहर में नहीं है, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो कोई भी सियासी लोग हो, मतलब क्या काम किया उन्होंने बताया ना। अभी 34 अरब रुपए जो है ना, खरब रुपए जो है ना पीपल्स पार्टी के पास बजट है, बताएंगे उन्होंने शहर में कोई काम नजर आ रहा है आपको? उसमें से 1 करोड़ भी जमात इस्लामी के पास बजट आया, वो कहाँ है कोई तब काम? मैं जिस सीट से खड़ा हुआ था उस सीट पे बजट आया, कोई काम नहीं हुआ। थोड़े से पेवर 2-4-5 लाख रुपए के, ये फैजान भाई बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैं भी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, 2-4-5 लाख रुपए के पेवर लगा के झंडा लगा के आपने बता दिया कि हमने काम करा दिया, तो ये आप गलत कर रहे हैं। इसका हिसाब आपने बरोज़ क़यामत देना होगा, इसलिए कि आप मनसब की सीट पे बैठे हैं। मैं ये बार बार ये लफ्ज कहता हूँ कि आप मनसब की सीट पे बैठे हैं, आपको इसका हिसाब देना होगा। आज नहीं तो बरोज़े क़यामत देंगे, नहीं तो आपके बच्चे देंगे। आप जैसा करना चाहते हैं करें। ऐसा ही है। अगर ये सोच मेरे ख्याल है सबकी हो जाए तो बात ही क्या हो, सारे मसाइल ही हल हो जाएं। बल्कि किसी ने अज़राए मजाक कल एक पोस्ट शेयर की थी कि कराची की सड़कों पे बाइक चलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए चालान नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए कि हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। एक ही वक्त में 4 चालान भेज दिए, क्या वो एक ही वक्त में 4 जगह पे था? सही बात, मेरे पास सबूत है पड़ा हुआ। अच्छा, एक ही वक्त में 4 दफा आपने चालान भेज दिया, मतलब क्या वो एक ही वक्त में वो चारों तरफ गाड़ी चला रहा था? कैसी कमबख्ती आ गई है यार। और एक चालान पे अगर आप 10,000 फाइन कर रहे हैं तो आप सोचें कि 4 चालान पे किधर जाके ये अमाउंट जाता है। बिल्कुल।
तो ये बताएं रेहानुद्दीन भाई कि आपकी गाड़ी का कभी अभी तक चालान हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या लगता है आपको होगा? हो भी सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हो भाई। सकता है। सही सही। तो ये है जनाब कराची के हालात और हम सभी सरवाइव कर रहे हैं इन हालात में। चलते हैं डॉक्टर फैज़ान की जानिब जो कि हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी शिकायतें जो आपके पास सबसे ज़्यादा आती हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान हसन है, जैसे आपने बताया, और मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास आजकल, जैसे कि अभी भाई ने कहा कि रोड्स के हालात, अब रोड्स के हालात, कराची के डायनेमिक्स और ग़िज़ा इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आजकल हमारे पास बैक पेन, सर्वाइकल पेन, इसके अलावा हाथों पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो इस तरह की शिकायत हमारे पास बहुत आ रही हैं। और अच्छा, पहले ये होता था कि हमारे पास जो है ना वो 55, 60 अबव 50 या 40s के हमारे पास आते थे मरीज। अच्छा। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कुछ सालों से कि हमारे पास जो है वो 12 साल का भी लड़का आ रहा है, यंगर एज भी आ रहे हैं, 20 साल के लोग भी आ रहे हैं और अच्छे खासी पेन के साथ आ रहे हैं, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो डॉक्टर साहब, इसका कनेक्शन क्या हमारी डाइट से भी है कि हमारी आजकल की डाइट इतनी अच्छी नहीं है, इतनी मुफीद नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम, हमारी बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है? तो क्या इसका कनेक्शन डाइट से हो सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसका एक ज़्यादातर कनेक्शन डाइट का है और दूसरा इनएक्टिविटी का है। अब मसला ये कि देखें, कराची में जैसे अगर आप, जैसे अभी मैं कोर्स करने गया था सिंगापुर, तो वहाँ जो मैंने रोड्स देखे, और हमारे यहाँ के रोड्स आपको पता है ना, यहाँ चलने का कोई चल भी नहीं सकते सही तरह हम कहीं वॉक नहीं कर सकते, ग्राउंड्स नहीं है, पार्क नहीं है, तो हमारे यहाँ इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हम बस ये कहते हैं कि भाई हम काम पे चले गए, ऑफिस में चले गए, बैठ गए, कंप्यूटर यूज़ कर लिया, कुछ फील्ड वर्क कर लिया, तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए। ग़िज़ा भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ग़िज़ा का भी इससे बहुत बड़ा। इवन हमारी यंग जनरेशन ज़्यादातर अब सोशल मीडिया पे बिजी है, या तो मोबाइल यूज़ कर रही है, या तो लैपटॉप्स या कंप्यूटर या टैबलेट्स, तो क्या इस वजह से भी ये पेन्स ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं यंग जनरेशन में? जो कि अगर हम अपनी पास्ट जनरेशन ले, उसमें एज सच केसेस इतने नहीं थे जो यंग जनरेशन में आजकल फैल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं बल्कि जेनजी से मुखातिब होना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना, जो हमारे जो पब्लिक है, जो यंगर जनरेशन है, वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ मोबाइल के, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें मोबाइल पे ही ऑपरेट होती हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत से IT के कोर्सेज़ हैं, ये सारी चीज़ें मोबाइल पे होती हैं। लेकिन मेरे पास जो भी मरीज़ आता है, मैं उसको गाइड करता हूँ कि अपने पोस्चर का ख्याल ज़रूर रखें। अगर बिलफर्ज मोबाइल अगर आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें ना कितना नेक कितनी फॉरवर्ड फ्लेक्स हो गई है, बैक हमारा फ्लेक्स हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा मोबाइल ऊपर यूज़ करके कर लें। कंप्यूटर, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप जो है ना वो कम से कम इतना हो कि आपकी आई साइड के बराबर हो और एल्बो आपकी सपोर्टेड हो। तो पोस्चर का ख्याल ज़रूर रखें। पोस्चर अगर आपका ठीक होगा, तो आपको जो आने वाले मसाइल्स हैं, कमर के लिहाज से, सर्वाइकल के लिहाज से, या मस्कुलर पेन होने जा रहा है, तो वो आपके काफ़ी से बचे रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मुझे थोड़ा सा टिंगल कर रहा है कि एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट में और एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंट होता है? कुछ डिफरेंशिएट है, कुछ डिफरेंट है, और ये हमारे प्लेयर्स के लिए कितना यूजफुल है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फिजियोथेरेपी है वो समझ लेंगे बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। फिजियोथेरेपी में सब फील्ड्स आती हैं, जैसे कि कोई पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक रिहैब का माहिर है, मैं स्पोर्ट्स का माहिर हूँ। तो हमें ये फर्दर जो है ना, जैसे हमारी डिग्री होती है 5 ईयर की, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, देन इसके बाद हाउस जॉब होती है, फिर मास्टर्स होते हैं। अब मास्टर्स में मतलब हम जो है ना वो सब स्पेशलिटी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में ये होता है कि देखें, हम जैसे मैं क्रिकेट को ज़्यादातर देखता हूँ, इसके अलावा फुटबॉल को देखता हूँ, बॉडी बिल्डर्स में काफ़ी आते हैं। तो इनके जब इंजरी, मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई इवेंट है, यानी कि कोई क्रिकेट का इवेंट हो रहा है, उसमें कोई इंजर्ड हो गया स्पोर्ट्समैन, तो उसको हमने, अब जाहिर सी बात है नेक्स्ट उसी का ओवर है, हमने क्या करना है कि हमने उसको फ़ौरन से रिहैब देना है, फ़ौरन से उसको ठीक करना है, ताकि वो ग्राउंड में जाके अपनी जो एक्टिविटी बहाल कर सके। इसी तरह जो नॉर्मल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके पेन डिफरेंट होते हैं, उनको शायद थोड़ा सा 2-3 दिन लग जाते हैं, उनके सेशंस आते हैं, उनके सेशन ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होता है, उनको हमने प्रिवेंशन के तौर पर भी लेके चलना होता है, और उसी वक्त उसको रिहेबिलिटेट करना आपको लेना पड़ता है। अच्छा, ऐसे भी कुछ आपके पास लोग आते हैं कि जो कि बिल्कुल फिट हैं देखने में तो, लेकिन वो सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए
फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, मतलब उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बट वो, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट बेशक डॉक्टर हैं और आपके मसाइल का हल वो निकालते हैं, जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जब कोई तकलीफ हो आप जब ही जाएं, आप नॉर्मल हालात में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो वैसे तो आपको दिखेंगे यार तो हमसे ज़्यादा फिट हैं और हमसे ज़्यादा सेहतमंद लग रहे हैं, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए? बेसिकली जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है या कोई क्लाइंट आता है किसी भी इंजरी के साथ या कोई, तो हम उसको उस वक्त तो इंजर्ड को बेहतर कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन हम उसको ये प्लान देते हैं कि देखें भाई आप अपनी लाइफ में तो आप चले गए हैं, बेहतर हो गए हैं, नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं, लेकिन जब आपने इसको मेंटेन करना है, अब ये ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है ना स्पोर्ट्स में होता है कि उनको मेंटेन करके, इंजरी को मेंटेन करके या इंजरी के साथ रहकर उसको आगे चलना होता है, क्योंकि इंजरी अगर स्पोर्ट्स मैन है ना उसको कुछ भी कभी भी इंजरी हो सकती है, नॉर्मल पेशेंट है कभी भी इंजरी हो सकती है, तो उसको मेंटेन करके आगे चलना है। तो वो फिर हम उसको प्लान देते हैं कि हमारे पास आए, इस तरह करें, ये मैनेज करें, अब ये ऐड करें, इसको माइनस करें, अब इस तरह आगे बढ़ें, तो ये इस तरह हम उसको प्लान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर फैज़ान का नंबर भी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप चाहें तो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और अपने मसाइल का इंस्टेंट हल जो है वो आपको इनके पास से मिल जाएगा। तो डॉक्टर फैज़ान ये बताइए कि क्या आप ऑनलाइन भी कुछ सर्विसेज देते हैं पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज पर, या फिर आपके पास आना ही ज़रूरी है? देखिए कुछ ऐसे मर्ज होते हैं, अब तो देखें व्हाट्सएप का ज़माना है, अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि अक्सर जो ना व्हाट्सएप पे कोई एक्सरे, कोई एमआरआई, अक्सर वो रोज़ मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर ये देख लें, ये मेरा क्या मसला है, तो मैं देख लेता हूँ, बता भी देता हूँ उनको, लेकिन उनको मैं अगर मुझे लगता है कि हाँ इनको आना है मेरे पास, इनको फिजिकल आके अपना ट्रीटमेंट कराना है या डायग्नोज करना है कि क्या मसला चल रहा है। अक्सर देखें मैं एक ज़बरदस्त एक बात बताता हूँ आपको कि मेरे पास जो है ना वो इस वक्त यंग एथलीट्स आते हैं, यंग लोग, यंगर पॉपुलेशंस आते हैं, और आपको पता है कि आजकल जो यंगर पॉपुलेशन है मोबाइल का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी, एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब वो ढूंढ कर आते हैं कि भाई डॉक्टर फैज़ान हैं, ये स्पोर्ट्स के हैं, ये स्पोर्ट्स को ही डील कर सकते हैं, इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो इनके पास मुझे जाना है। तो ये इस तरह है। तो बिल्कुल ऑनलाइन कंसल्टेशन है, नंबर स्क्रीन के नीचे आपको मिल जाएगा, आप उससे कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपको फिजिकल चेक करना है तो फिर आपको फिजिकल भी आना होगा। और आपके क्लिनिक्स कहाँ पर हैं ये भी हमारी जी बताइए। जी मैं स्मैप के साथ काम करता हूँ, स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा मैं जमाल नूर हॉस्पिटल में मेरी सेटिंग है 12 से लेकर 5। सही, ज़बरदस्त। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास और भी गेस्ट हैं जिनको आप ब्रेक के बाद आप उनसे मिल सकेंगे, और मुझे कुछ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस वक्त आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहना पड़ेगा। और आगे शो जो है वो हमारे शो के प्रोड्यूसर राव करामत और जो कि होस्ट भी हैं, हमारे साथ हर दफ़ा होते हैं, वो कंडक्ट करेंगे। तो ब्रेक के बाद आप उनसे मुलाकात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ पर मौजूद है। उनका तारुफ पहले हो चुका है और माज़रत के साथ में देर से आया, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और गुफ्तगू चल रही थी ई चलान के हवाले से, और रेहान भाई से गुफ्तगू हो चुकी है। और अब मैं जाऊँगा उस शख्सियत की जानिब जो कि कराची के बाइकर्स के दिल का चैन है, फैज़ान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह बड़े सोशल मीडिया पे करंट चल रहे हैं, जहाँ देखो फैज़ान हुसैन साहब छाए हुए हैं। और जैसा कि आज का मौजू भी है ई चलान, और ई चलान से ज़्यादातर जो मुतासिर हो रहे हैं वो बाइकर्स हैं, और बाइकर्स के एसोसिएशन के आप फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए ई चलान, इसका पहले एक छोटी सी ये बात बताता हूँ कि कल एक आईजी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग मना कर दी ट्रैफिक से बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाली पुलिस में जाने। वजह क्या है, क्यों? इसका मतलब आईजी साहब ने भी इस चीज़ को भांप लिया कि ट्रैफिक पुलिस करप्शन करती है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अंदर वो माहौल पैदा किया हुआ था कि हमारे घर से निकलने वाला बंदा गलियों से भागता हुआ छुपता हुआ जाता था, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर मैं रुका तो मेरी जेब में जो 300 रुपये ना उसमें से 200 रुपये तो चले जाना, ठीक है, वरना। और मेरी तो होप थी, मतलब मेरी विश थी ये कि ई चलान का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जहाँ दूसरे मुल्कों में, जैसे अब मैं बात करता हूँ कि मुल्क एक कानून दो, लाहौर में 200, यहाँ पे अलग पैसे, ये सारी चीज़ें, तो हमें ना वैसी चीज़ों को प्रोवाइड करना चाहिए पहले। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग बंद हो गई, इसका सीधी डायरेक्शन ये है कि इसका मतलब था कि ट्रैफिक पुलिस करप्शन करती थी, ऐसा ही है। फिर दूसरी बात यह है, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि एसपी, जीएस और जीएल नंबर की जो गाड़ियाँ हैं उनका भी ई चलान हुआ है। वो पैड कौन करेगा? आप और मैं पैड कर रहे हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के नाम पे इशू हुई हुई हैं।
ठीक, सही है ना। होना तो ये चाहिए था कि जो ड्राइवर चला रहा है उसके नाम पे इशू होना चाहिए था ई चालान, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। गाड़ी के नंबर प्लेट को सर्च करके उसके ऊपर चालान भेजा जा रहा है। क्या गलती वो कर रहे हैं, और टैक्स भुगत आवाम रही है, पैसों से, आवाम के टैक्स के पैसों से चालान के पैसे दिए जा रहे हैं। अब आ जाएं इसके ऊपर, अब आ जाएं जैसे कि आप चाहते हैं ना इस कॉम को सुधारना, तो उसके लिए आपको है ना अवेयरनेस के लिए पहले से कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए थी। सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए था कि ई चालान होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। आपने तमाम चीज़ें बनानी थी, सीधा करना था। फिर दूसरी, हमें तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा क्या कानून के पास ऐसा कोई रास्ता है कि ट्रैफिक पुलिस रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और अगर कर सकती है तो लगाएगी कहाँ, ये बताना पड़ेगा। क्योंकि जितना करोड़ों रुपए का चालान के पैसे इस वक्त ये ट्रैफिक पुलिस जमा कर रही है, वो जा कहाँ रहे। होना तो ये चाहिए था, जैसे शारे फैसल पे चालान हो रहे थे, शारे फैसल पे एक भी सेवरेज का कैप गायब नहीं होना चाहिए, सारे लगने चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं, सिग्नल्स गायब हैं, सब कुछ बंद है। जिनकी ये जिम्मेदारी है स्ट्रीट लाइट लगाने की, उनके खिलाफ कोई चालान नहीं हो रहा। सिग्नल्स के लिए जिनकी जिम्मेदारी है उनका चालान नहीं हो रहा। अच्छी बातें हो गई अब ये कि टूटी सड़कें, ये सारी चीज़ें नहीं बनेगी। वजह यह है कि हर सियासी जमात ये सोचती है कि अगर मैं काम करा रहा हूँ तो मैं एहसान कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। सियासी जमात जो काम कर रही है ना, उसकी वो तनख्वाह ले रही है, और इसी ठेकों की आड़ में ना अरबों रुपए की करप्शन कर रही है। तो ये हमारा एहसान माने वो लोग कि जिनको हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट करके वोट लेके लाया। कोई भी सियासी जमात इस ई चालान के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही, हल्का हल्का प्रोटेस्ट करके चुप हो रहे हैं। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब ने ना अभी 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब एक मोटिवेशन वीडियोस बनाई, उसके अंदर कहा कि भाई मेरे ऊपर सारे तुम लोग बातें कर रहे हो, मेरे अकेले के इख्तियार थोड़ी है, मैं तो सिंध गवर्नमेंट का एक सर्वेंट हूँ। ठीक, और आपके गवर्नर साहब ये कह रहे हैं, तो गवर्नर साहब तो खुद उस असम्बली के अंदर सिग्नेचर कर चुके हैं। कौन सा ऐसा सिंध असम्बली का मेंबर है या रुकून है जिसका उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ। राइट। तो अगर आप लोगों ने कर दिया तो फिर अब आवाम को गुमराह करने का मकसद समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को बोलने प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से चार्ज छोड़ देना चाहिए अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए मैं हूँ ना, मैं एक सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर बना, जब मैंने वहाँ पे देखा कुछ करप्शन है, ये है, वो है, तो मैंने 7 दिन के अंदर उसको जाके सेक्रेटरी के पास मिला। मैंने कहा यार मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मैंने क्योंकि यार ये मेरी कमांड नहीं हो सकती इसके ऊपर, मुझे इसको सीधा करने में साल लग जाएंगे। तो अगर तो हम में इतनी है तो फिर मेरे ख्याल से अगर हम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा देखें, कोई भी पूरी दुनिया के अंदर एक कानून है कि वहाँ पे ना आवाम के लिए सहूलत फराम की जाती है। एक मुल्क के पाकिस्तान का हिस्सा कराची, ये वाहिद ऐसा शहर है जिसकी आवाम को नोचने की प्लानिंग की जाती है कि यार अब क्या करें। और गिनती के टोटल 7-8 लोग हैं जिन्होंने पूरे सिंध को जो है वो कैप्चर किया हुआ है और उसको नुकसान दे रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, आपने कराची नौजवान फाउंडेशन बनाई, फिर उसके बाद आल कराची बाइकर्स एसोसिएशन बनाई, आगे और कितने फाउंडेशन और एसोसिएशन बनाने का इरादा है? देखें वक्त के ज़रूरत के साथ साथ जो चीज़ें चलती रहेंगी वो चलती रहेंगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आपको पता है आजकल एक डंपर का बड़ा इशू चल रहा है, देखा आपने भी। डंपर वाले के पास टोटल, मैंने बार बार कहा और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जो से भी ये बात पहुँचे कि अभी मैं रास्ते में था तो मैं रास्ते में 2 डंपर्स को और एक 22 व्हीलर वाटर टैंकर को चेक कर आया हूँ मैं। आजकल है ना ये मोबाइल के अंदर हर चीज़ ऑनलाइन है। यार एक के ऊपर स्विफ्ट गाड़ी आई 2007 की, मैं परेशान हो गया। तो AVLC सो रहा है, कस्टम इंटेलिजेंस सो रहा है। ये जो रोडों पे निकल जाते हैं ना 10-10 हज़ार डंपर हैं हमारे पास, AVLC और कस्टम इंटेलिजेंस अगर अपना काम ईमानदारी से करे 100 भी नहीं रहेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही फरमाया। काम करें, बातें ना करें, काम करें ना ये लोग। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एसोसिएशन बनाने की। वो 1000 डंपर लेके कभी शहर बंद करने की बातें करता है, कभी कहता है कि रोड बंद कर दूंगा, कभी कुछ। आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? आप गौर करें और मिनट लगाएं, इसी को तो गवर्नमेंट कहते हैं। सारी बाइक वालों के लिए थोड़ी है। अब जाहिर सी बात है हमें करना तो था ना, बाइक वालों को कुचल के चले जाओ, उसके पीछे कोई है ही नहीं। अब हमने लीगल एड कमेटी बनाई है, हमारा जो मेंबर होगा उसके पीछे हम फाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ ये ज़रूर है, हमने अपने मेंबर्स को ये आगाही मुहिम देते रहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, CCTV के अंदर आ रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो तो जो हेलमेट हम आपको दे रहे हैं वो ना पहना हो, जैकेट ना हो, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, हेलमेट से याद आएगा, क्या क्या इस वक्त सहूलियात आप प्रोवाइड कर रहे हैं बाइकर्स को? इस वक्त हमारे पास सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी ग्लव्स, हेलमेट,
लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डेथ क्लेम और तमाम बाइक की एसेसरीज जो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है, जो कि वायलेशन के ज़मरे में आती है, फ्रंट बैक, हेडलाइट, बैकलाइट, मरगाट और चेन कवर हो गया, मिरर हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, इस टाइम की, और फ्री ऑयल और फ्री ट्यूनिंग सर्विस। ज़बरदस्त। अच्छा, मेंबरशिप की कोई फीस है? मेंबरशिप की कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है। ये जो 1000 रखी गई है ना, ताकि ये पाबंद रहे, वरना जो बंदा इतना 3-4 हज़ार रुपये पर पर्सन पे खर्च कर रहा होता है, उसको 1000 रुपये कोई मायने नहीं। फिर इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है, ऐसी बात है, वो लेंगे। अब ये 40,000 रुपये इनका हमने मेडिकल क्लेम रखा है। मेडिकल क्लेम क्या है कि बंदा गिर जाता है, हल्की सी खराश भी आती है ना, तो जाके उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता, जबकि उसके इंजेक्शन है, मेडिसन है, वो सारी चीज़ें अवेल करे। 40,000 रुपये वो एक दिन में खर्च कर ले या एक साल में, वो उसका बजट पड़ा हुआ है कि 40,000 रुपये का मुझे ट्रीटमेंट लेना है, और यहाँ पर ऐसा होता है, आपको पता। फिर दूसरा कि यहाँ पे डेथ क्लेम नहीं है किसी के पास। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान पूरी मुल्क के अंदर कभी कोई मुझे एक बता दे कि कोई बाइक राइडर एसोसिएशन बनी हो और ये तमाम चीज़ें किसी ने दी, बिल्कुल भी नहीं है ना। एक बात, अब अगर हमने ये बनाई है तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को चाहिए हमें सपोर्ट करें, करनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इस शहर के अंदर आज से कुछ टाइम पहले 44,000 थे, अब 12 तारीख को फिर हमारी वैन लगेगी, तो अभी हमारे पास 45,200 ये लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। माशाल्लाह, तो मैंने तो कानून पे पासदारी करवाई ना। अब मेरा इशू ये है कि जैसे आईजी साहब को हमने कितनी बार लेटर लिख दिए, लेकिन 10-15 दिन हो गए, मैंने पर्सनल मैसेज भी उनको किए। एक इशू है हमारा, उसके ऊपर कोई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती चीज़ों को सीधा करना। जैसे लाहौर के अंदर लर्निंग लाइसेंस देने के साथ साथ अगर आप बाइक की ट्राई देते हैं, आपको फ़ौरन परमिट लाइसेंस दे देते हैं, वही फीस के ऊपर, कोई अंडर टेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पेशावर में भी इस तरीके से, सब जगह पे इस तरीके। सिंध के अंदर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बंदे को लाइसेंस देके उसको दे देते हैं कि है ना भाई आप रोड पे चले जाओ। लर्निंग लाइसेंस देने के बाद भी बंदा रोड पे निकल, अगर वो डायरेक्ट ट्राई देता है और उसको परमिट लाइसेंस का एक्सेस है हमारे पास, तो हम दे क्यों नहीं रहे? माजी में दिया है, इंडस्ट्रियल जोन में दिया है, साबिक आईजी जो थे उन्होंने डीएलएस वैन के जरिए दिया है। तो ये क्यों नहीं सोच रहे? जब बंदों को, या तो फिर हमारे, मैं फिर वही बोलूँगा जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोकी गई, फिर इसका मतलब हमारे ज़ाती मफादात हैं कि हम जब लर्निंग लाइसेंस बनवाने आएंगे तब पैसे अलग लेंगे, फिर जब वो दोबारा आएगा तो फिर आएंगे तब पैसे। हाँ, इनको चेंज करना और चाहिए। जो एजेंट्स वगैरह वो कमीशन वो अलग है। एजेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब तो डायरेक्ट ले लेते हैं। आप क्या बिगाड़ लेंगे ये बताएं, ऊपर से नीचे। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अकेला पैसे लूँगा, ये बात याद रखेगा। इस शहर के अंदर गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम नहीं है, अफसर का मुलाजिम है, सही है। जिस वक्त हम इन चीज़ों से बाहर आएंगे ना कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पब्लिक को मैंने सर्विसेज दी हैं, तो कुछ हो सकता है। यहाँ पे तो अफसर शाही, फिर दूसरा नीचे से लेके ऊपर तक आप कंप्लेन किसको करोगे? सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। समी भाई बैठे हुए हैं, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं और सीईओ हैं ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के, और काफ़ी इवेंट्स वगैरह भी करवाते रहते हैं। लास्ट इवेंट में मैं आया भी था, फारूक सत्तार भाई भी थे। अभी क्या करने जा रहे हैं? कुछ इवेंट्स वगैरह की तैयारी है आपकी? इवेंट्स वगैरह तो हो ही रहे, वर्कशॉप भी चल रही है हमारी। जितनी भी खवातीन जो घर बैठ के बाइक तरीके से रोजगार कर रही हैं, खवातीन को मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन की तरफ से हम लोग वर्कशॉप में बाकायदा अवेंडेंस दे रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त दी जाती है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बेहतर तरीके से डील कर सकें। ठीक। अच्छा, कोई खातून अगर हमारा प्रोग्राम देख रही है और वो बाइज़्ज़त तरीके से अगर रोज़गार कमाना चाहे, आपकी फील्ड में आना चाहे, मैच मेकर बनना चाहे, तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकती है? उसके लिए कोई आप गाइडलाइन पेश करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे ऑल मैच मेकर एसोसिएशन को सर्च करेंगे तो सब कुछ, उनकी फॉर्म भी आ जाएगा, डिटेल्स भी आ जाएंगी, सब आ जाएगा, सर्च कर सकते हो। उसके लिए उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? जी हाँ, एक प्रोसेस होता है, रजिस्टर्ड होगा, ऑफिस आना होगा, ऑफिस आके थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, केयर ऑफ किसके केयर ऑफ आने चाह रही हैं। पहले मैच मेकिंग का काम किया है तो बहुत ही नहीं, जिन्होंने ना किया हो कभी, उनके लिए कुछ गाइड कीजिए। जी हाँ, उनके लिए वर्कशॉप की जाती है, बाकायदा उनको ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, उनको काम वर्किंग सिखाई जाती है, बताया जाता है। नहीं, एक जनरल मिथ है ना कि अगर इफ़ यू वांट टू बी अ मैच मेकर तो ये नेसेसरी है कि आपको सोशल होना ज़रूरी है। नहीं, देखिए इसमें ये वाहिद ऐसा वर्क है कि जिसमें खवातीन घर बैठ के कर सकती हैं आराम से, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन लाइन पर मौजूद हैं सीईओ सेविंग होम।
इकबाल एडवाणी साहब सीनियर तजिया निगार है। इकबाल एडवाणी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज का जो हमारा मौजू है ई चलान, तो ये ई चलान जो है ये सहूलत है या आवाम के लिए वबाल जान है? एक तरफ हम देखते हैं कि रोड जो है वो टूटे फूटे हैं, ना तो ओवर स्पीड या लिमिट स्पीड के जो लिमिट के बोर्ड्स होते हैं वो भी कहीं आवेजा नहीं है, सिग्नल्स ख़राब हैं। ऐसे में हम देखते हैं ई चलान जो कि सऊदीया या दुबई में होते हैं उस तर्ज के, और जिसका इतना हैवी अमाउंट रखा गया है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इकबाल साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, सलाम। जैसा कि आपका ये सवाल है, तो आजकल ये सवाल हर जगह गूंज रहा है। लेकिन देखिए, दुनिया में ये चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। चालान होने चाहिए और अच्छा है ट्रैफिक के लिए भी। लेकिन हर मुल्क में किस तरह से किया जा रहा है उसके रीज़न भी हैं और तरीक़ेकार होता है कुछ। जी देखिए, पहले तो आप अगर चालान की जो कीमत तयन कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर कैपिटल इनकम जो यहाँ पर लोगों की है, उसके हिसाब से आप चालान की अमाउंट करेंगे कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जितनी हमारे यहाँ पर कैपिटल इनकम लोगों की है या जितनी इनकम है, तो उसके हिसाब से चालान बहुत ज़्यादा कीमतें रखी गई है। पहले तो इनको कम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ रोड तो है नहीं, एक भी सड़क सलामत नहीं है। मैं कराची के हवाले से कह रहा हूँ। जी तो पहले इस पे भी आप ध्यान दें, रोड को भी सही करें। कितनी जगह पे तो सिग्नल ही नहीं है, बंद पड़े हुए होते हैं। बाकी देखा जाए तो बहुत जगह पे चालान किए जा रहे हैं कि स्पीड लिमिट, तो स्पीड के तो बोर्ड नहीं लगे हुए। तो मतलब जब स्पीड का बोर्ड ही नहीं लगा हुआ, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है? पहली तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरा, रोड तो आपके पास है ही नहीं, एक सड़क कंप्लीट नहीं है, गाड़ियां तो वैसे ही नहीं चलाई जा रही, तो चालान करने का क्या मकसद है, क्या हक है इनको? दूसरी तरफ सिग्नल भी कहीं काम कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। अगर इंसाफ की बात करनी चाहिए तो चालान होने चाहिए, अच्छी बात है। तो फिर उनके ऊपर भी चालान होने चाहिए जो जहाँ सिग्नल खराब है और जिनकी जिम्मेदारी है जिस महकमे की, उस महकमे के ऊपर भी चालान होने जी चाहिए। सड़कें टूटी फूटी हैं, एक सड़क सही सलामत नहीं है, तो वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस महकमे के भी ऊपर चालान होने चाहिए, फिर सबके ऊपर चालान होने चाहिए। तो मकसद कहने का ये है, चालान अच्छी बात है, लेकिन उसको किस तरह करना है, इन सब चीज़ों को पहले सही करना पड़ेगा। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं। अब रात को अगर आप कहीं किसी सिग्नल पे 2 बजे 3 बजे, दुनिया में 4-4 बजे 5-5 बजे भी कोई गाड़ी सिग्नल नहीं तोड़ती, अच्छी बात है, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 बजे 3 बजे अगर गाड़ी किसी सिग्नल पे खड़ी रहती है, तो उसको तो लूट के चले जाएंगे। तो वो क्या करेगा? अगर वो लूट का खौफ उसको है, तो वो सिग्नल तोड़ देता है, तो चालान हो जाता है। सिग्नल पे खड़ा रहता है तो उसको लूट लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करने के लिए इन सब चीज़ों पे वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद वर्किंग होती है तो चालान होना चाहिए और कीमत का तयन अच्छा होना चाहिए। इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इकबाल एडवाणी साहब, आपने टफ शेड्यूल में से टाइम निकाला, बहुत खूबसूरत तजिया पेश किया। और इसी के साथ ही हमारे साथ लाइन पे मेंबर सिंध असम्बली सज्जाद सुमरो साहब, जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद सुमरो साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ई चलान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सज्जाद सुमरो साहब? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करामत आपको, आपने जो है वो मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए जो है वो मुझे कॉल की। देखिए, सबसे पहले तो उल्टी गंगा हमारे यहाँ पर बह रही है माजरत के साथ सिंध के अंदर। अब सिग्नल पे आप खड़े होते हैं तो आपको आके डाकू लूट जाते हैं या पीछे से आके डंपर वाला मार जाता है। सिग्नल आप तोड़ते हैं तो फिर आपके घर पे ही चालान आ जाता है। तो भाई ये कोई हम दुबई में या अमेरिका में तो नहीं बैठे हुए, ये पाकिस्तान और स्पेशली सबसे रेयर इलाका जो कराची, जो सबसे पीछे है पाकिस्तान में, जिससे पूरा मुल्क चलता है, लेकिन हम सबसे फिर भी पीछे हैं। तो कराची में हम रहते हैं और यहाँ पर ई चालान और ये सारे मामला भाईजान, गवर्नमेंट वालों को जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं, अपने मराद करने होते हैं, तो वो सब ठीक होता है। लेकिन सारा आखिर में जो भम है वो आवाम के ऊपर ही फेंका जाता है, टैक्स आवाम के जेबों से निकाला जाता है। लेकिन उसको अयाशी जो है वो हमारी सिंध गवर्नमेंट अपने अयाशों में उड़ा देती है, मिनिस्टरों की अयाशों में उड़ा देती है। पीछे जो है इनके भारी भरकम जो प्रोटोकॉल होता है, पुलिस की मोबाइलें होती हैं। तो ये तो बद एक वतीरा रहा है हमारे सिंध गवर्नमेंट के पिछले 18 सालों में इन्होंने क्या किया है। अब ये ई चालान का मामला है, अब इंशाल्लाह असेंबली हमारी लगने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 3.5 साल और 3.5 महीने हो गए, अभी तक हमारी असेंबली का कोई पुरसान हाल नहीं है। असेंबली के सेशन ही अगस्त के फर्स्ट वीक में खत्म होगा, तो उसके बाद नहीं हो रहे। तो आप ये सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का, कि इतने मामला हो रहे हैं। डंबल वाले जो कुचल के जा रहे हैं, हमारे यहाँ गार्डन पे भी एक नौजवान तो उसकी वाइफ समेत उसको कुचल दिया। वाइफ तो बच गई खुशकिस्मत से, लेकिन उसकी आंतड़ियां और पता नहीं दिमाग और सब कुछ बाहर आ गया था।
तो आप मुझे बताएं तो इसका जवाब दे कौन है। और जिसके खिलाफ FIR हुई तो वो भी जेल से, मतलब उसकी भी 50,000 रुपए में जो है वो जमानत हो गई। और मतलब पुष्प बनाई तो गवर्नमेंट की है ना पीछे, तो हम बोलते हैं तो हमारा मिनिस्टर साहब को और दूसरे लोगों को, पीपल्स पार्टी वालों को बुरा लगता है। तो बहरहाल बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाए। लेकिन बहरहाल ये जो ई चालान का मामला है, इस पे आवाम पिस गई है, रुल गई है। कहाँ जाएगी आवाम, मुझे आप बताएं तो सही। तो बहरहाल अल्लाह आसानी करेगा, भी फैमिली लगेगी तो उसके अंदर इस वाले मामले को उठाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया MPS सज्जाद सुमरो साहब, इज़हार ख्याल कर रहे थे। और इसी के साथ नाज़रीन शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। रेहानुद्दीन सिद्दीकी इलाहाबादी साहब आपकी जानिब आऊँगा, चूँकि फ़ौज से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, काफ़ी मोहब्बत है आपकी और फ़ौज की काफ़ी हद तक आप तर्जुमानी करते हैं माशाल्लाह से। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर आवाम जो कहती है कि फ़ौज ने हमारे मुल्क को दिया किया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फौज ने सबसे पहले तो करामत दिया, जो जिनके वालिद साहब खुद आर्मी में। क्या बात है, दिया नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल। फौज ने हमें सब कुछ दिया, फौज ने हमें क्या नहीं दिया है। लेकिन फौज अपने आप को कुर्बान करके आपके बच्चों के लिए अपने बच्चों को यतीम कर लेती है। आपको इस बात का अंदाज़ा है? बिल्कुल। फिर हम उस पर उंगलियां उठाएं तो हम गलती पर हैं। फ़ौज की हमें हिमायत हमेशा करनी चाहिए, इससे कि हमारा मुल्क की फ़ौज है। ये सियासी जमातें तो आज हैं और कल चली जाएंगी, फ़ौज है और रहेगी। और इंशाअल्लाह मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2028 आप देख लेगा कि पाकिस्तान के लिए खुशहाल होगा। बिल्कुल, इसमें चाहे कोई सियासी जमात हो या ना हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह। सड़कें और ये मैटर मुल्क नहीं है, ये तो हमारे अपने मसाइल हैं जो हमारे सियासी लोगों ने ख़राब किए हुए हैं। मुल्क के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो अभी बॉर्डर पे भी आप देख रहे हैं कि कितने हालात ख़राब हैं, उनको सपोर्ट हमें करना बहुत ज़रूरी है। और यही मेरा एक पैगाम भी है आवाम को कि खुदारा देखें, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है आप सोशल मीडिया पे, बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप उसे शेयर ना किया करें। पहले तहकीक करें कि आया वो बात है या नहीं है, उसके बाद आप इस बात को शेयर किया करें किसी को भी, चाहे अपने फ्रेंड को कर रहे हैं या किसी अपने दोस्त को कर रहे हैं या किसी भी पेज पे कर रहे हैं। इससे आर्मी की नकलो हरकत का पता चलता है और दुश्मनों को इससे ताउन मिलता है। तो ये ताउन आप देने ना दें, इसलिए कि आप पाकिस्तानी हैं। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे हमारे मुल्क में भी नमक हराम लोग मौजूद हैं जो मुल्क से गद्दारी करने की ख्वाहिश रखते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अदब से और अदब तक रहेगा इंशाअल्लाह। और ना पाकिस्तान को कोई तबाह कर सका है और ना कर सकेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्या इनका इन्फ्लुएंस होता है फौज पर, या वो कहीं करप्शन करने की कोशिश करती हैं हमारी पाकिस्तान की? देखिए बात ये है, देखिए कौन नहीं खाता। देखिए खाना मना नहीं है। देखिए पंजाब में जो काम हुआ है, हम तमाम लोग बैठे हैं, आप जाइए पंजाब, मैं भी होके आया हूँ। मैं अहमद शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने फेसबुक पे भी चलाई थी। देखिए बात यह है कि बहुत शहर बहुत साफ़ सुथरा पंजाब हुआ है। क्यों हुआ है? खाया उन्होंने भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं खाया, मगर हमारे शहर कराची जो है ना, वो सबसे ज़्यादा तबाह बर्बाद है। उसमें सिर्फ खाया ही खाया गया, लगाया कुछ भी नहीं गया। ठीक, कहीं पे कोई जलसे करके, कहीं पे कोई पार्टी जलसे करके अपने आप को सिर्फ अपने जलसों की रौनक बना रही है। शहर की और शहरियों की किसी को कोई फिक्र नहीं। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है। देखिए हमारा ही शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है। आप हमारे मुल्क, अपने शहर को नहीं देख रहे। आप वहीं रहते हैं, आपने ये किया, यहाँ से जीते और आपने डिफेंस शिफ्ट हो गए, वहाँ जाके अपनी रिहाइश कर लिया आपने। बिल्कुल। और आर्मी पे तो ऐसी उंगली उठाते हैं जैसे आपके पीओ लग दे। हकीकत यही है ना, आर्मी पे उंगली ना उठाए आप। ठीक, आर्मी जो कुर्बानी दे रही है आप वो दे भी नहीं सकते। आप रात को बॉर्डर पे सो नहीं सकते। अगर आप इतने हलाली हैं तो जाए सो के दिखाएं जरा, मुझे पता चल जाए आपको कि आर्मी क्या करती है। यही जज्बा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन मैं भी आपसे ये पूछूंगी कि सिंध कराची में जो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं फिजियोथेरेपी को लेकर, तो हम उसे कैसे यूजफुल कर सकते हैं? आप कितना उसे अपनी थेरेपी में यूज़ कर रहे हैं? कौन कौन से लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ करते हैं कराची में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे? जी, अभी गुज़िश्ता कुछ सालों से फिजियोथेरेपी फील्ड में बहुत एडवांसमेंट आई है और बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आए हैं और बहुत ऐसी मशीनरीज आई हैं या ऐसी टेक्निक्स पे हम काम कर रहे हैं। पहले ये होता था कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ये माइंड सेट था लोगों का कि हम जाएंगे, पता नहीं कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ्स लग जाएंगे। अब ऐसा नहीं है।
अब ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी मरीज़ आते हैं वो किसी भी मसले के साथ आ रहे हो, हम क्या करते हैं कि उनकी डायग्नोसिस पे काम करते हैं। अगर देखें अगर अलामात पे काम करेंगे ना, उसको अगर दर्द हो रहा है तो हम बोलेंगे अच्छा दर्द हो रहा है ये टैबलेट ले लें, वो दर्द साइकोलॉजिकल कम होता है ना, वहाँ का दर्द तो या वो जो मसल इंजर्ड है वो तो सही नहीं होगा ना। तो हम क्या करते हैं डायग्नोस करते हैं। मैंने अपनी पूरी टीम को ये स्पेशली स्ट्रिक्ट वो दी है कि आपने जो भी मरीज़ आएगा आपने डिटेल उसका सारी असेसमेंट करनी है, डिटेल उसको देखना है, उसको मर्ज़ पकड़ना है, मर्ज़ क्या है। अगर देखें मर्ज़ हमने अगर तशखीस कर ली ना मर्ज़ की, तो उसका इलाज जो है ना 1 से 2 दिन में भी हो जाता है। और ये बिल्कुल मेरे पास अब मेरा डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे डॉक्टर फैज़ान हसन यूट्यूब पे आप देख लें, फेसबुक पे देख लें, इंस्टाग्राम पे आप देख लें। मैंने फेसबुक पे किस नाम से आपका पेज? मेरा डॉक्टर फैज़ान हसन। डॉक्टर तो मैं लोगों की हाँ लोगों के रिव्यूज़ की वीडियोस में डालता हूँ और वो खुद बताते हैं कि हाँ मैं इतने दिन में ठीक हो गया, मैं इतने टाइम में ठीक हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टेक्निक्स पे हम काम कर रहे हैं जिससे बहुत जल्दी मरीज। तो ये विदाउट मेडिसिन भी आप थेरेपी दे रहे हैं कि मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं ना हो? देखिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट जहाँ होती है वहाँ हम ज़रूर उसको देते हैं, क्योंकि हमारे पास देखें रेफरल भी होते हैं, डॉक्टर्स की तरफ से भी आते हैं, हम हमारे पास डायरेक्टली पेशेंट्स भी आते हैं। जो डॉक्टर की तरफ से आते हैं ना वो यकीनन वो दवाई लेकर आते होते हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं, हम उनको भी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जहाँ हमें लगता है ना इनकी रिकवरी आ गई है, मसल्स इनके ठीक हो गए हैं, पेन चले गया है, तो फिर वो दवाई भी रुक जाती है, फिजियोथेरेपी भी उनकी कम हो जाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब कोई आपसे रब्ता करना चाहे किस तरह से रब्ता करेगा? जी बिल्कुल, आप मेरे नीचे नंबर मेरा चल रहा होगा, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे पीए का नंबर है। इसके अलावा जो है आप जमाल नूर में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टाइमिंग 12 से लेकर 5 है और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने इख्तिताम को हमारा प्रोग्राम कोई पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? बस मैं कराची वालों के लिए बस यही ख़ास तो क्योंकि मैं कराची में ही रहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा हेल्दी रहें, अच्छी ग़िज़ा लें, अगर और अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बेशक आप वो जैसे WHO की रिकमेंडेशन है कि आप वीक में 300 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है, तो 300 मिनट अगर आप डे पे हम करेंगे ना तो कम से कम 20 से 25 मिनट आपको रोज़ डेली वर्कआउट करना है। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो आप 3 दिन में कर लें, 3 दिन में नहीं कर सकते हफ्ते में तो एक दफ़ा कर सकते हैं ना एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे एटलीस्ट आप वॉक ज़रूर करें। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर रखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत बेहतरीन पैगाम। अच्छा टूटी सड़कों का बार बार जिक्र हो रहा है तो बहुत से लोगों का नुकसान होता है, लेकिन आपके पेशेंट का तो इजाफा होता होगा टूटी सड़कों से? जी जी बिल्कुल, मरीज़ काफ़ी इस हवाले से आ रहे हैं हमारे पास कि जो रोड्स के हालात हैं उसकी वजह से, जैसे फैज़ान भाई ने कहा, अहमद साहब ने कहा, तो रोड्स के हालात बहुत ख़राब हैं जिसकी वजह से हमारे पास मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है। वैसे आपके हालात अच्छे होते जा रहे हैं माशाल्लाह। खैर हमारी दुआ है कि आपके हालात अच्छे ही होते रहें। फैज़ान हुसैन साहब आपकी जानिब आऊँगा, एक सीधा सा सवाल कि इतने सारे बाइकर्स को आप इतने पार्ट्स दे रहे हैं और नंबर प्लेट्स भी माशाल्लाह से एक कसीर तादाद में आपने कराची वालों को दिए, कराची के हर कोने से माशाल्लाह मैंने खुद देखी आपकी वीडियोस के लोग वहाँ पर पहुँचे, औरंगी से भी, कोरंगी से भी। तो ये इसके लिए हेवी अमाउंट की ज़रूरत होती है, ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी फंडिंग आपके पास आ कहाँ से रही है? पीछे है कौन आपके असल में? पीछे कोई भी नहीं है, हमारे अपने मेंबर्स देखेंगे आप, उस पर चेक करेंगे तो उसमें रजिस्टर्ड मेंबर ही हमारे तकरीबन 20-21 हज़ार के करीब अब हुए हैं दोबारा। तो अगर 10 रुपये भी रोज़ सुबह देता होगा एक मेंबर, क्योंकि अकाउंट्स नंबर तो है ना हमारे फाउंडेशन के। ठीक। हाँ ये है कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं कुछ जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब हमारा ये काम चल रहा होता है ना, जैसे अभी एसेसरीज का चल रहा है, तो कल भी एक शख्स आया, उसने कहा कि 500 लोगों की एसेसरीज का मुझे बता देंगे कितने पैसे बनेंगे। ज़बरदस्त। इस तरीके से लोग आते हैं और आने भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे मुतमईनी सबसे बड़ी ये है कि मैं ये नहीं बोलता पैसे दे के घर जाके सो जाओ काम हो जाएगा। हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है अपने हाथ से करोगे तो ठीक है, नहीं तो बैठ के करो। भाई पब्लिक है ना, हम तो फुटपाथ पे बैठे हैं, कोई ऐसा थोड़ी एसी के कमरे में बैठे हैं बंदे को अंदर लेकर आए फिर दिया सामान। अपने हाथ से जो काम करने करे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो खैर के काम में अपने मोमिन भाई की। बेशक इसमें कोई शक नहीं। इसलिए वो है। और दूसरा फिर जैसे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, अच्छा मैं ज़्यादा फालतू नहीं पैसे खर्च करता। आपने अब मैं ये तो आवाम का शुक्रिया है कि वो वीडियो देख के आ जाती है। आपको पूरे कराची शहर में कहीं एक बैनर नज़र नहीं आएगा, हाँ, एक पोस्टर नज़र नहीं आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जहन ये है कि यार ये 200-250 रुपये का एक पैना फ्लैक्स तो बनता होगा, मेरे से मेरा बनता है ना, 300-350 तो लग जाता है।
तो किसी के काम आ जाए। माशाल्लाह आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई है, आपको जरूरत ही नहीं है पैनाफ्लेक्स लगवाने की। ये इत्मीनान है करम है लोगों को। अल्लाह का मैं ये समझता हूँ अभी 13 अगस्त का जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें हमने स्टेशनरी वगैरह दी थी, बच्चों के लिए बनाई थी, वो हमारे पास जगह नहीं थी, हमारा रोड भर गया था। फिर दूसरा ऐसी बात है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे वो जो एकदम से भाग कर है, उन्होंने बोला यार इतना क्राउड था, आप हमें बताते, हम सिक्योरिटी मैंने बोला भाई हमें खुद नहीं पता था यार, लोग गली थी, वो मेन रोड नहीं था, गली के अंदर आया, उतने डिसिप्लिन से बैठे, एंजॉय किया उन्होंने। तो मैं बड़ा मुझे बड़ी अच्छी बात है, और पब्लिक का साथ बहुत अच्छा है मेरे साथ। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए तो ये और बेहतरीन। गवर्नमेंट से मुझे कोई पैसों की सपोर्ट नहीं चाहिए, जो हमारे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरे करें, हमें लाइसेंस बनाने के लिए इजाज़त दे, सही है। दूसरी बात ये कि हमारे जो रोड्स हैं वो सीधा किया जाए, यहाँ पे मिनी बस से हैवी ट्रैफिक का जो टाइम है वो दिया जाए, और बाइक का जो रूट्स है वो बनाया जाए। अब आप बोलते हैं वायलेशन करते हैं, वन वे आते, तो भाई आपने वन वे वाला रोड कर दिया है ना, तभी तो आ रहे हैं ना, आपने यू टर्न इतनी दूर दूर रख दिए हैं। ठीक ठीक, तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट से बस ये सपोर्ट चाहिए, बाकी ये हमारे पैसों से तो खुद चलते ही है, ये हमें क्या सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान हुसैन साहब आपका। समी शेख साहब आपकी जानिब आऊँगा। रेहान भाई के लिए कोई रिश्ता बता दें। देखिए रेहान भाई के लिए तो रिश्ते खुद ही आते हैं माशाल्लाह, ढूंढना नहीं पड़ता माशाल्लाह। बाकी ई चलान के मुताबिक बता दूं कि मेरे घर पे भी चलान आ गया, और अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। और मिठाई लेकर आए आप? वो गाड़ी मैंने 4 महीने पहले भेजी है, उसका चलान उसने नाम नहीं करवाई होगी, ये भी एक बड़ा मसला है कराची में कि नाम की चीज़ होती है, चला कोई और रहा होता है। कोई पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? बस पैगाम क्या है कि खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने खर्चे ये हालात हैं, ये वक्त है, गुजर जाएगा। ठीक, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मौज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कारोबारी समाजी शख्सियात का भी हमने ओपिनियन ले लिया, और अपोजिशन से PTI का भी हमने ओपिनियन ले लिया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो चीज़ लागू की गई और सिंध गवर्नमेंट से हम उनकी राय ना लें और सिंध गवर्नमेंट को शामिल ना करें। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग सिंध, मेंबर RCC बिलावल हाउस, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, अनिल अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अनिल अंसारी साहिबा, ने सुना सज्जाद सुमरो साहब की भी बात और फैजान हुसैन साहब की, यहाँ पर जितने भी मेहमान मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, ई चलान के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राव करामा साहब? तनकीद बराए तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ है ई चलान का, जब से सिस्टम सिंध गवर्नमेंट ने इंटैक्ट किया है। देखिए, इस सिस्टम का मकसद सिंध गवर्नमेंट का ये नहीं है कि उन्हें पैसा बनाना है या पैसा कमाना है। इस सिस्टम को अगर गौर से देखा जाए तो ये ट्रैफिक वायलेशन आवाम की सेफ्टी के लिए जो इंटैक्ट किया गया है, इसको अगर डिटेल में देखें कि वंस अ मंथ आपका चालान एक दफ़ा होगा, ठीक है। और CM साहब ने भी ये अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि बेशक चालान लोगों के घरों पे भेजे गए हैं पर चार्ज नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ जो अहम नज़र आई है वो ये आई है कि जो कराची के शहरी हैं उनके ट्रैफिक के हवाले से जो बिहेवियर था उसमें चेंज आया है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल, हेलमेट का इस्तेमाल, स्पीड कम रखना, ये ट्रैफिक रूल्स की एक वो पाबंदी है जो शहरियों को दुनिया में किसी भी मुल्क, किसी भी शहर के शहरी हों, उनको हिफाजत देती है। आप ये देखें कि ये जब से ई चलान का सिस्टम इंटैक हुआ है, एक तो ओवर स्पीडिंग कम हुई है, हेलमेट का इस्तेमाल बढ़ गया है। देखें, ये डंपर्स जो बेरहमी से मोटरसाइकिलिस्ट को और उनके साथ जो फैमिलीज होती हैं उनको मारते हुए चले जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि डंपर्स को जो है वो कोई हम अलाउ कर रहे हैं, बट हर साइकिलिस्ट या बाइक वाले जो हैं उनको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। सीट बेल्ट वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। और इसमें एक अहम चीज़ ये है कि आपको
वाया कैमरा, सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देखा जा रहा है। पहले अवाम का बड़ा ये एक शिकवई और अमेरिका और न्यूयॉर्क और सिडनी का आप लोग जो हैं वो ई सिस्टम ले आए हैं, पर आपने सड़कें ऐसी नहीं बनाई। बिल्कुल ऐसा है, पर देखिए रोड्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सिंध गवर्नमेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत उससे संजीदगी के साथ काम कर रही है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक रोड्स पूरे मुकम्मल नहीं बनेंगे तो कोई सिस्टम इंटैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल लोग इसको जो है वो बायस्ड रवैये से हटके बिल्कुल आवाम की फलाह और बहबूद के लिए देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इस सिस्टम में कोई खामियां, इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, पर ये आवाम की बेहतरी के लिए है। आए दिन आप देखें कि बाइक वालों की सबसे ज़्यादा जो हैं वो बाइक्स के जो लोग हैं उनके साथ हमारी मेन कराची की पॉपुलेशन जो है वो बाइक के ऊपर होती है, क्योंकि वो उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स उनके सबसे ज़्यादा, मुझे जो लगता है, जो मैं करीब से सिस्टम की चीज़ें देख रही हूँ कि एक्सीडेंट्स में भी जो है वो कमी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला अंसारी साहिबा आपका, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले इतवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मदिया को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।